अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बायोकेमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हम पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो कि है इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। हम बायोकेमिस्ट्री में कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल कंपाउंड का हम जिक्र करेंगे, जिसमें प्रोटीन आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, वाइटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह वगैरह। पहले सबसे ज़रूरी बात यह है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कैसे कहते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की हम दो किस्म की डिफिनीशन हम कर सकते हैं। एक जो कि है किस तरह हम इसकी डिफिनीशन कर सकते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आर दोज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम विच a living body from which a living body is formed from which a living body is formed जिससे अ लिविंग बॉडी बनती है। यानी ओ मॉलिक्यूल्स या ओ कंपाउंड्स यानी ओ मॉलिक्यूल्स या ओ कंपाउंड्स जो जिससे एक लिविंग बॉडी जो कि है इसकी फॉर्मेशन होती है, जिससे एक लिविंग बॉडी बनती है, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। दूसरा डिफिनीशन भी हम कर सकते हैं इसके। और दूसरा डिफिनीशन हम किस तरह कर सकते हैं कि दोज मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड अ लिविंग बॉडी इट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, यानी which are present या found which are present या which is found inside living body in a living body which is found in a या present in a living body it is called biological molecules। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की हम दो किस्म की डिफिनीशन हम कर सकते हैं। एक इसके डिफिनीशन इस तरह कर सकते हैं कि द molecules the chemical molecules are compounds from which a living body is formed it is called biological molecules। यानी एक डिफिनीशन हम इसके इस तरह कर सकते हैं। दूसरा डिफिनीशन जो कि है द molecules या compounds which are present in a living body it is called biological molecules या biological compounds इसको कहते हैं, जिससे एक लिविंग बॉडी बनती है या जो एक लिविंग बॉडी में जो कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं इसको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। ये तो डिफिनीशन हो गया। अब आते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की टाइप्स की तरफ, यानी क्लासिफिकेशन या इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं। कि इसके कितने टाइप्स है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के कितने टाइप्स होते हैं। इसकी टाइप्स जो कि है हम दो बेसिस पर हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। एक जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ वन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर एंड नंबर सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल। यानी दो बेसिस पर हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के। एक जो कि है नंबर फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर नेचर एक केमिकल नेचर के बेस पर हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। और दूसरा इसकी टाइप्स हम स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल, यानी जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है इसके साइज़ के बेस पर हम जिक्र करते हैं। ऑन दीज टू बेसिस वी डिस्कस द टाइप्स या वी क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। एक ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर और दूसरा जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल के बेस पर। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर हमारे पास टू टाइप्स है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। और वो दो टाइप्स कौन कौन से हैं? एक को कहते हैं वन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इसको कहते हैं। एक को ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या कंपाउंड कहते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। वन इज दी ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और दूसरा जो कि हैं उसको कहते हैं इनऑर्गेनिक
inorganic biological molecule, inorganic biological molecule. So on the basis of chemical nature, there are two types of biological molecules, organic और inorganic. For example, organic biological molecule में कौन कौन से molecules आते हैं? For example, organic में आते हैं carbohydrates, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल के साथ. इन हर एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को हम डिटेल में पढ़ेंगे. फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, आगे प्रोटीन्स भी आ रहा है. फॉर एग्जांपल लिपिड्स, फॉर एग्जांपल विटामिन्स, फॉर एग्जांपल न्यूक्लिक एसिड्स, फॉर एग्जांपल न्यूक्लिक एसिड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब इनऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो कि कौन कौन से है, इसमें हम क्या चीज़ पढ़ते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स? फॉर एग्जांपल वाटर इज़ अ इनऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल. हमारे बॉडी में वाटर जो कि ये प्रेजेंट है, तो ये इनऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है. फॉर एग्जांपल जितनी भी आयंस है, सोडियम, पोटाशियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो ये सारे के सारे जो कि ये क्या है, इनऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है. तो ये तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर के बेस पर हो गया कि केमिकल नेचर के बेस पर हमारे साथ दो टाइप से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के, एक जो कि है ये पहला नंबर, एक जो कि है ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, और दूसरा जो कि है इनऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल. ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिक होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, जिसको हम वन बाय वन, इसके आगे चैप्टर आ रहा है, हम वन बाय वन इसकी स्टडी करेंगे. इनऑर्गेनिक जो कि है, इसमें फॉर एग्जांपल वाटर आता है, आयंस आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ये दो टाइप्स जो कि है, ये ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हो गए. अब ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल की तरफ आते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल, सो इस बेस पर भी हमारे साथ दो टाइप्स है. एक मॉलिक्यूल के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की टू टाइप्स है, और वो कौन कौन से है? सो एक को कहते हैं, नंबर वन इज कॉल्ड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, एक को कहते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, या इस स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को हम, इसका दूसरा नाम भी है, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल भी इसको कहते हैं. स्मॉलर मॉलिक्यूल्स भी इसको कहते हैं, इसको माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, या इसका जो कि है तीसरा नाम भी है, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड मोनोमर्स भी इसको कहते हैं. इट इज़ आल्सो कॉल्ड मोनोमर्स, मोनोमर्स भी इसको कहते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक हमारे साथ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि दूसरा जो कि लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं. यानी इसका जो दूसरा टाइप है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, नंबर सेकंड इज दी लार्जर मॉलिक्यूल्स, लार्जर मॉलिक्यूल्स. एक स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हो गया, दूसरा लार्जर मॉलिक्यूल्स हो गया. स्मॉलर मॉलिक्यूल इज़ आल्सो कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल्स, या इसको मोनोमर्स भी कहते हैं. लार्जर मॉलिक्यूल्स का भी, इसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो, उसको माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, इसको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स. और जिस तरह इसको मोनोमर्स कहते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को, इस तरह इसको जो कि है पॉलीमर्स पेयर कहते हैं. बायोकेमिस्ट्री में इसको पॉलीमर्स कहते हैं. इट इज़ कॉल्ड पॉलीमर्स, पॉलीमर्स इसको कहते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो कि हैं, हमारे साथ दो किस्म के मॉलिक्यूल्स हो गए, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या माइक्रो मॉलिक्यूल, या इसको मोनोमर्स भी कहते हैं. तीन नाम है इसके, मतलब तीनों सेम नाम है इसके लिए. स्मॉलर मॉलिक्यूल वर्ड भी यूज़ होता है, माइक्रो मॉलिक्यूल भी यूज़ होता है, मोनोमर्स भी यूज़ होता है. दूसरा जो कि है इसका जो टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वो है लार्जर मॉलिक्यूल्स, या इसको मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, या पॉलीमर भी इसको कहते हैं. स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की क्या एग्जांपल हो सकती है? फॉर एग्जांपल जितनी भी आयंस वगैरह है, ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है. जिंक हो गया, जितनी भी आयंस है, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया.
सो ये स्मॉलर मालिक्यूल्स है, या अगर अमीनो एसिड्स की हम बात करते हैं, अमीनो एसिड्स हो गए ये स्मॉलर या माइक्रो या मोनोमर इसको कहते हैं। लार्जर मालिक्यूल जो कि हैं फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारे जो कि है इसको कहते हैं लार्जर मालिक्यूल्स इसको कहते हैं, या मैक्रो मालिक्यूल इसको कहते हैं। सो ये हो गया बायोकेमिस्ट्री में आज हमारा जो बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स। पहले हमने डिफिनीशन किया कि बायोलॉजिकल मालिक्यूल कैसे कहते हैं, फिर इसके टाइप्स का हमने जिक्र किया। हमने जिक्र किया कि इसके टाइप्स हम ऑन द टू बेसिस पर हम इसकी जिक्र करते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मालिक्यूल्स। सो पहले हम आते हैं केमिकल नेचर की तरफ। तो हमने कहा कि इसके दो टाइप्स है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक में फॉर एग्जांपल वाटर, आयंस। अच्छा, साइज़ ऑफ मालिक्यूल के बेस पर हमारे साथ जिस तरह केमिकल नेचर के बेस पर टू टाइप्स थे मालिक्यूल्स के, सो इसी तरह साइज़ ऑफ मालिक्यूल के बेस पर भी हमारे साथ बायोलॉजिकल मालिक्यूल के दो टाइप्स है। एक जो कि है हमारे साथ है स्मॉलर मालिक्यूल जिसको माइक्रो मालिक्यूल भी कहते हैं या मोनोमर भी कहते हैं, और दूसरा लार्जर मालिक्यूल्स या मैक्रो मालिक्यूल या पॉलीमर भी इसको कहते हैं। सो ये तो हमारे साथ बायोलॉजिकल मालिक्यूल हो गए। अब जो कि हैं एक एक बायोलॉजिकल मालिक्यूल का हम जिक्र करेंगे, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह का। सो सबसे पहला नंबर पर जो हमारे साथ जो बायोलॉजिकल मालिक्यूल है जिसका हम स्टडी करेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स का हम कार्बोहाइड्रेट्स को हम स्टार्ट करेंगे। सो कार्बोहाइड्रेट से पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आता हूँ और वो है हाइड्रोलिसिस एंड कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। कंडेंसेशन रिएक्शंस एंड हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। इसको मैं स्टार्ट में इसलिए करता हूँ क्योंकि ये दो किस्म के रिएक्शन जो कि ये बायोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंडेंसेशन रिएक्शंस और हाइड्रोलिसिस, बल्कि पूरे बायोकेमिस्ट्री में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होते हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, सो इसमें जो कि है एक जो कि कंडेंसेशन रिएक्शन होते हैं या हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस इसमें होते हैं। सो इन दोनों के बारे में आपको जो कि ज़रूरी है कि आपको नॉलेज हो कि इन दोनों रिएक्शंस का क्या मतलब होता है। सर इनमें सबसे पहले हम आते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन की तरफ हम आते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन, याद रखिए कि इस रिएक्शंस को इसको जो कि है डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी इसको कहते हैं। डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी इसको कहते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शंस या इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी इसको कहते हैं। कंडेंसेशन इसको क्यों कहते हैं या इसको जो कि डिहाइड्रेशन क्यों कहते हैं? सो कंडेंसेशन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ मोनोमर्स की या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की मिलाप होती है, यानी रिएक्शन होती है। सो कंडेंस इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें केमिकल, कंडेंस का मतलब है जोड़ना। सो इसमें कुछ केमिकल्स जो कि है, कुछ केमिकल कंपाउंड या कुछ मोनोमर जो कि है ये आपस में मिल जाते हैं, इसलिए इसको कंडेंसेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो डिहाइड्रेशन वर्ड है, सो डी का मतलब है टू रिमूव। डी का क्या मतलब है? टू रिमूव। टू रिमूव। एंड हाइड्रेशन का जो है, हाइड्रेशन का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रेशन वाटर की तरफ इशारा करता है, वाटर मॉलिक्यूल की तरफ। तो चूंकि कंडेंसेशन रिएक्शन में हमारे साथ वाटर मॉलिक्यूल्स की रिमूवल होती है, अभी आपको एग्जांपल में समझ में आ जाएगा कि किस तरह वाटर मॉलिक्यूल्स की रिमूवल होती है। सो चूंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, सो इसलिए कंडेंसेशन रिएक्शन को डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। सो आपको समझ में आया होगा कि इसको कंडेंसेशन क्यों कहते हैं या इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं। कंडेंसेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ केमिकल जो कि कुछ स्मॉलर मॉलिक्यूल जो कि है ये आपस में मिल जाते हैं,
सो इसलिए इसको कंडेंसेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें वाटर मालिक्यूल जो कि है रिमूव होता है, इसलिए इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। सो दोनों का एक ही मतलब है, कंडेंसेशन रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रेशन। सो अगर किसी जगह पर कंडेंसेशन आ जाए या डिहाइड, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों एक ही नाम है। सो कंडेंसेशन या जो डिहाइड्रेशन रिएक्शंस है, इसको हम डिफाइन किस तरह करेंगे, यानी इसकी डिफिनीशन हम किस तरह कर सकते हैं? कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन रिएक्शन की डिफिनीशन हम किस तरह कर सकते हैं? सो मैं इसकी डिफिनीशन लिखता हूँ कि द केमिकल रिएक्शंस इन विच स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या माइक्रो मॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स रिएक्ट्स एंड फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल्स या मैक्रो मॉलिक्यूल या पॉलीमर विद रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन। अब मैं डिफिनीशन को यहाँ पर लिखता हूँ, इसकी डिफिनीशन को कि द केमिकल रिएक्शंस, द केमिकल reaction in which smaller molecules, चूँकि हमने पहले जिक्र किया था कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी इसको कहते हैं। सो इसलिए इसको डिफिनीशन में मैं यहाँ पर इंक्लूड करता हूँ। द केमिकल रिएक्शंस इन विच स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर मोनोमर्स, या इसको मोनोमर्स भी कहते हैं, और मोनोमर्स reacts reacts and form larger molecules or macromolecules or polymers with the removal of water molecules, with removal of water molecules is called, इसको कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन या डिहाइड्रेशन रिएक्शंस। कंडेंसेशन रिएक्शन। सो कंडेंसेशन रिएक्शन की हमने डिफिनीशन लिख दिया कि कंडेंसेशन रिएक्शन या डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दीज आर द केमिकल रिएक्शंस इन विच, इसमें क्या होता है, इसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल जो कि है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स यानी दो या दो से ज़्यादा स्मॉलर मॉलिक्यूल जो कि हैं, ये आपस में रिएक्ट हो जाते हैं, रिएक्ट्स टुगेदर, यानी ये आपस में रिएक्ट हो जाते हैं। कुछ स्मॉलर मॉलिक्यूल जो कि है ये आपस में रिएक्ट हो जाते हैं, और इसके नतीजे में लार्जर मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल जो कि है इसकी फॉर्मेशन होती है, या पॉलीमर्स की, मोनोमर से पॉलीमर बनता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल से लार्जर मॉलिक्यूल, या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि माइक्रो मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल्स या मोनोमर से पॉलीमर्स की फॉर्मेशन होती है। एक बात इसमें क्लियर हो गया कि कंडेंसेशन में क्या होता है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल जो कि ये रिएक्ट हो जाते हैं और इससे लार्जर मॉलिक्यूल बनते हैं। लेकिन इसमें एक बात है कि विद रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जब ये दोनों या दो से ज़्यादा जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में रिएक्ट होते हैं, सो इस दौरान वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल हो जाएगी, और यही वो पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था कि इसी वजह से इसको कंडेंसेशन को डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह जो कि हैं हमारे साथ इस तरह के केमिकल रिएक्शंस है जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट होकर लार्जर मॉलिक्यूल बनते हैं। इस दौरान वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज़ होगा। याद रखिए कि इस दौरान कुछ ATPs जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, इसकी हमें जो कि यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, और एंजाइम्स भी यहाँ पर इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब इस ग्लूकोज के साथ जब दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि है मिल जाता है, सो एज अ रिज़ल्ट मल्टोज इज फॉर्म्ड, मल्टोज बनता है। यानी दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट हो जाते हैं तो मल्टोज की फॉर्मेशन होती है, मल्टोज की। अब ये दोनों ग्लूकोज क्या है, ये भी मोनोमर है, ये भी मोनोमर है, या स्मॉलर मॉलिक्यूल या माइक्रो मॉलिक्यूल है, लेकिन मल्टोज जो बन गया ये पॉलीमर है। नाउ दीज टू आर
यानी दीज टू ग्लूकोज मालिक्यूल्स, ईच ग्लूकोज मालिक्यूल्स आर मोनोमर्स, ये क्या है, मोनोमर्स है। और इसके रिजल्ट में जो मल्टोज बन गया, सो द मल्टोज एज अ पोलीमर, मल्टोज क्या है, ये पॉलीमर है, यानी मोनोमर्स आपस में मिल गए और पॉलीमर्स की फॉर्मेशन हो गई। सो किस तरह, अब ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन है, लेकिन ये किस तरह अकर होता है, इसका मेकनिज़म किस तरह होता है। मेकनिज़म इसका इस तरह होता है कि हमारे साथ जब आप ग्लूकोज स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे भी कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जस्ट एज अ कंडेंसेशन की रिएक्शन के लिए मैं एग्जांपल के तौर पर बयान करता हूँ कि फॉर एग्जांपल इसके साथ ये OH होता है, ग्लूकोज मालिक्यूल। अब ये एक ग्लूकोज मालिक्यूल है और ये दूसरा ग्लूकोज मालिक्यूल है, ये जो कि हैं दूसरा ग्लूकोज मालिक्यूल, ये इसके साथ OH हो गया। तो फिर क्या होता है कि जब ये दोनों रिएक्ट हो जाते हैं, तो इसका ये दोनों जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है ये रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, और इन दोनों हाइड्रॉक्सिल ग्रुप में एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से H आ जाएगा, फॉर एग्जांपल इससे H आ गया, और ये पूरा OH ग्रुप आ गया, OH। सो ये H और OH जो कि हैं, इस हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से H और इससे OH आ गया, यानी ये H और OH मिलकर ये वाटर मालिक्यूल बनाएगा, यानी वाटर मालिक्यूल की रिलीज़ हो गई। अब इसके साथ ये O रह गया है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा कि इसके साथ जो O, क्योंकि इससे सिर्फ हाइड्रोजन रिमूव है और ये दोनों OH जो कि रिमूव हुए हैं। सो अब ये किस तरह बन जाएगा, इसके साथ O जो कि हैं बाकी रह गया था, ठीक है ना। और इसका जो कार्बन है, यानी ये जो कार्बन है, ये कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप था, इससे OH चला गया है, सो ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड तो पूरे होने हैं यहाँ पर। सो इस एक ग्लूकोज मालिक्यूल के OH से एक H और दूसरा OH जो कि आपस में मिलकर वाटर मालिक्यूल्स को रिलीज़ करेगा, रिमूव करेगा, ये वाटर मालिक्यूल्स रिमूव हो गया, वाटर मालिक्यूल इज़ रिमूव। और एज अ रिजल्ट ये जो ऑक्सीजन रह गया है, ये ऑक्सीजन जो रह गया है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ है, तो ये कार्बन जो कि इसके साथ तो बॉन्ड खाली रह गया क्योंकि इससे OH चला गया है, तो ये इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये दोनों ग्लूकोज मालिक्यूल जो कि फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम देता हूँ G1 ग्लूकोज मालिक्यूल 1 एंड G2 ग्लूकोज मालिक्यूल 2, ये दोनों ग्लूकोज मालिक्यूल आपस में बाइंड हो गए इस बॉन्ड के थ्रू। इस बॉन्ड को कहते हैं, यानी ये जो बॉन्ड बन गया इसके दरमियान, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी कार्बोहाइड्रेट में जो दो शुगर यूनिट्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसको कहते हैं। सो अब ये जो कि अब ये एक मोनोमर था, फॉर एग्जांपल ये G1 था, G2 ग्लूकोज मालिक्यूल नंबर 2। अब ये भी एक मोनोमर था, ये भी मोनोमर था। सो क्या हो गया कि दो मोनोमर आपस में मिल गए और ये इसने अब ये मल्टोज बन गया। नाउ दिस इज दी मल्टोज एंड दिस इज नाउ अ पॉलीमर। अब ये क्या है, एक पॉलीमर है, और ये दोनों क्या थे, ये दोनों जो कि है मोनोमर थे। सो इस किस्म की रिएक्शन को अब यहाँ पर डिफिनीशन जो कि है यहाँ पर बेस्ट एक्सप्लेन होता है। अब डिफिनीशन को अगर आप दोबारा देखें और इस पर आप अप्लाई करें तो आपको समझ में आ जाएगा। डिफिनीशन में हमने क्या कहा था कि द केमिकल रिएक्शंस इन विच टू मोनोमर्स, अब ये दो मोनोमर्स है, एक भी ग्लूकोज है दूसरा भी ग्लूकोज है। इस तरह के एग्जाम्पल आगे बहुत ज़्यादा आ जाएंगे जब हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स की चैप्टर हम पढ़ेंगे, तो इसमें इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। सो इसमें दो ग्लूकोज मालिक्यूल जो कि है, जो दो मोनोमर्स है, ये आपस में मिल गए और एक पॉलीमर उन्होंने बनाया। इस दौरान एक वाटर मालिक्यूल जो कि है ये रिमूव हो गया। वाटर मालिक्यूल कहाँ से रिमूव होता है, मैंने आपको ये भी बताया था कि एक ग्लूकोज के मालिक्यूल के OH ग्रुप से हाइड्रोजन चला जाएगा और दूसरे ग्लूकोज से पूरा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप चला जाएगा, तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आपस में मिलकर वाटर मालिक्यूल बनाएंगे। इस ग्लूकोज का जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये हमारे साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। अब अगर आपको मैं इसका दूसरा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल भी मैं आपको दे सकता हूँ प्रोटीन्स में कंडेंसेशन रिएक्शन के हवाले से। सो प्रोटीन में क्या होता है
प्रोटीन। अब प्रोटीन जो कि है ये एक पॉलीमर है। प्रोटीन क्या है? पॉलीमर मॉलिक्यूल है। और प्रोटीन की फॉर्मेशन जो कि है ये एमाइनो एसिड से होती है। एमाइनो एसिड से इसकी फॉर्मेशन होती है, एमाइनो एसिड से। इसमें क्या होता है प्रोटीन में कि एमाइनो एसिड्स आर स्मॉलर मॉलिक्यूल, या ये मोनोमर्स है। नाउ द एमाइनो एसिड्स आर मोनोमर्स। एमाइनो एसिड जो कि वो होते हैं ये मोनोमर्स होते हैं। अब एमाइनो एसिड्स आपस में मिलकर प्रोटीन की फॉर्मेशन काज करते हैं। यहाँ इसको भी हम कंडेंसेशन रिएक्शन के हवाले से यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको एमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर याद करना होगा। ये हम आगे एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन के हवाले से आपके लिए जानना ज़रूरी है कि एमाइनो एसिड, एक आम एमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर किस तरह होता है कि सेंटर में कार्बन होता है, एक इसके साथ H ग्रुप अटैच होता है, एक इसके साथ एमाइनो ग्रुप यानी NH2 ग्रुप अटैच होता है, एक इसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है COOH, और एक इसके साथ अल्काइल ग्रुप यानी R ग्रुप अटैच होता है। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमाइनो एसिड। के सेंटर में एक कार्बन होता है, द सेंटर ऑफ एमाइनो एसिड, द स्ट्रक्चर कंटेन्स सेंट्रल कार्बन एटम। अब चारों साइड पर, चूंकि कार्बन चार बॉन्ड बनाते हैं, तो चारों साइड्स पर कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, अटैच होते हैं? एक साइड पर इसके साथ H अटैच होता है, दूसरी साइड पर इसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक इसके साथ एमाइनो ग्रुप, और एक इसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। ये आपको याद रखना ज़रूरी है। सारे जितनी भी अमाइनो एसिड्स है इसमें ये तीन ग्रुप्स, हाइड्रोजन, एमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये सेम होते, कॉमन होते, लेकिन आर ग्रुप डिफरेंट होता है। दिस ग्रुप इज़ डिफरेंट एंड डिफरेंट एमाइनो एसिड्स। और यही वजह है कि अगर एक एमाइनो एसिड दूसरी एमाइनो एसिड से डिफरेंट होता है तो ये सिर्फ आर ग्रुप की वजह से, कि आर ग्रुप डिफरेंट होता है। यहाँ पर हम कंडेंसेशन रिएक्शन के हवाले से किस तरह हम इसका जिक्र करेंगे। कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ एमाइनो एसिड में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर एक हमारे साथ है एमाइनो एसिड्स, कार्बन H, NH2 R। अब COOH को मैं इस तरह यहाँ पर लिखता हूँ, C डबल बॉन्ड O एंड OH। मैंने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया, इस तरह लिख दिया। अब इसके साथ दूसरा अमीनो एसिड यहाँ पर अटैच हो जाएगा। और दूसरा अमीनो एसिड किस तरह, फॉर एग्जांपल उसका स्ट्रक्चर मैं लिखता हूँ, एक इसके साथ कार्बन हो गया, हाइड्रोजन COOH, और एमाइनो ग्रुप को मैं इस तरह लिखता हूँ कि एक इसके साथ H और H हो गया, यानी NH2 को, इस NH2 को मैंने यहाँ पर एक्सपेंड किया, H और H, और एक इसके साथ अल्काइल ग्रुप हो गया। अब ये दो डिफरेंट एमाइनो एसिड्स है, ये दो एमाइनो एसिड्स है। अब ये आपस में मिलकर किस तरह प्रोटीन तैयार करते हैं। ये एक एमाइनो एसिड के एमाइनो ग्रुप से, याद रखिए कि दो एमाइनो एसिड में एक एमाइनो एसिड के एमाइनो ग्रुप से एक हाइड्रोजन जाएगा, और दूसरी एमाइनो एसिड्स के कार्बोक्सिल ग्रुप्स का जो OH है ये चला जाएगा। द एमाइनो ग्रुप ऑफ वन एमाइनो एसिड्स will react with the carboxylic group of another amino acids। और इस अमीनो ग्रुप का जो हाइड्रोजन है ये रिएक्ट हो जाएगा दूसरी अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हाइड्रोजन ऑफ अमीनो ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड will react with hydroxyl group of hydroxyl group of carboxylic group of another amino acid, यानी हाइड्रोजन ऑफ एमाइनो एसिड, सॉरी हाइड्रोजन ऑफ एमाइनो ग्रुप ऑफ वन एमाइनो एसिड। ये एक एमाइनो एसिड का जो एमाइनो ग्रुप है इसके हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन जो कि हैं, दूसरे अमीनो एसिड अनदर अमीनो एसिड के जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है,
एक अमीनो एसिड का जो एमाइनो ग्रुप है इसका हाइड्रोजन दूसरे अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। सो ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये जो नाइट्रोजन है, दिस नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन है ये अब बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ, ये डायरेक्टली इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसको पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं या एसिडेमाइड बॉन्ड भी इसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अब ये इस तरह आ जाएगा कि कार्बन NH2 हाइड्रोजन, ये C डबल बॉन्ड O, अब ऐसे OH तो चला गया है। सो दूसरा जो कार्बन था N, इसके साथ एक H रह गया, दूसरा हाइड्रोजन से चला गया था, इससे OH चला गया था और इससे H चला गया था। सो हाइड्रोजन C डबल OH और एक साथ R ग्रुप। अब ये दो कार्बन और नाइट्रोजन जो कि आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ये बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर देखो जो हमने किया था, क्योंकि इस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन चला गया और इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के OH चला गया था, तो ये नाइट्रोजन और कार्बन आपस में बॉन्ड बनाएंगे। सो ये नाइट्रोजन और कार्बन जो कि आपस में बॉन्ड बनाए, सो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। बॉन्ड और इसको जो कि है एसिड एमाइड बॉन्ड भी कहते हैं, एसिड एमाइड बॉन्ड भी इसको कहते हैं। सो अब ये एक पॉलीमर बन गया, दो अमीनो एसिड आपस में मिल गए, ये एक पॉलीमर बन गया। और किस तरह बन गया पॉलीमर कि इससे वाटर मॉलिक्यूल जो कि है रिमूव हो गया। यहाँ पर आप देखो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव। तो अगर आप डिफिनीशन को देखें तो डिफिनीशन के हवाले से यहाँ पर ये बेस्ट एक्सप्लेन होता है। ये डिफिनीशन में हमने क्या कहा था कि द केमिकल रिएक्शन जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या माइक्रो मॉलिक्यूल्स या मोनोमर जो कि है ये आपस में रिएक्ट हो जाते हैं और लार्जर मॉलिक्यूल्स या पॉलीमर बनाते हैं विद रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि दो मोनोमर जो कि है, जो यहाँ पर एमाइनो एसिड्स है, ये आपस में मिल गए, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया और इसके रिजल्ट में हमारे साथ एक पॉलीमर बन गया। दोनों मोनोमर के दरमियान बॉन्ड बनाने से एक पॉलीमर बन गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एमाइनो एसिड में कौन सा बॉन्ड बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड या एसिड एमाइड बॉन्ड बन गया। इस पेप्टाइड बॉन्ड पर हम आगे जिक्र करेंगे प्रोटीन चैप्टर में। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन गया था, इस तरह तो इस तरह बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जितने भी पॉलीमर बन जाते हैं, तो इसमें जो कि कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, जब मोनोमर्स की रिएक्शन होती है आपस में और पॉलीमर बनते हैं, तो इस दौरान इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, कुछ एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं, एटीपी भी यहाँ पर कंज्यूम होती है। सो इस रिएक्शन को कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, इसको कहते हैं। अब आते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की तरफ का। हाइड्रोलिसिस, एक तो कंडेंसेशन रिएक्शन तो हमने पढ़ा, अब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हम पढ़ते हैं कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में क्या होता है। इस रिएक्शन का सिंपल डिफिनीशन हम किस तरह कर सकते हैं हाइड्रोलिसिस का। अगर आप यहाँ पर देखें तो हाइड्रोलिसिस वर्ड जो कि दो लफ्ज़ों से बना हुआ है, एक हाइड्रो और एक लाइसिस। जिस तरह कंडेंसेशन में हमने पढ़ा था कि कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन इसको क्यों कहते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसलिए इसको हाइड्रोलिसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि हाइड्रो जो कि है इसका मतलब है वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रो का क्या मतलब है, वाटर मॉलिक्यूल। लाइसिस का क्या मतलब है, लाइसिस जहाँ पर भी यूज है आप लोग को पता है कि इसका मतलब होता है स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन, और इट मीन्स ब्रेक डाउन। स्प्लिटिंग इसका मतलब होता है या ब्रेक डाउन। सो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है, इसलिए इसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अब इसका डिफिनीशन हम किस तरह कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस का हम डिफिनीशन किस तरह कर सकते हैं, डिफिनीशन इट कैन बी डिफाइंड एज, इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को, कि द केमिकल रिएक्शंस
the chemical reactions in which a larger molecule in which a larger molecule or macromolecules are polymer break down into smaller molecule or micromolecule or monomers with the addition of water molecule is called हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इसको कहते हैं। इस कॉल्ड हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। सो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि वो केमिकल रिएक्शंस जिसमें जो कि हैं एक लार्जर मालिक्यूल या जिसको मैक्रो मालिक्यूल भी कहते हैं या एक पॉलीमर जो कि हैं इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी। द लार्जर मालिक्यूल्स आर ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर मालिक्यूल या माइक्रो मालिक्यूल या मोनोमर्स में। यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें लार्जर मालिक्यूल या जिसमें पॉलीमर जो के हैं ये मोनोमर्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान वाटर मालिक्यूल एडिशन ऑफ वाटर मालिक्यूल विद द एडिशन ऑफ वाटर मालिक्यूल इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। इसमें वाटर मालिक्यूल हम ऐड करेंगे, इसमें वाटर मालिक्यूल ऐड हो जाएगा। या इसको हम सिंपली इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को कि the opposite of condensation reaction is called hydrolysis द अपोजिट ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन इट इज़ कॉल्ड हाइड्रो, क्योंकि ये कंडेंसेशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट है। किस तरह अपोजिट है अगर आपको पता हो तो उसमें मोनोमर जो के हैं मोनोमर्स कंडेंसेशन में मोनोमर जो के ये आपस में मिलकर पॉलीमर बनाते थे, पॉलीमर्स प्लस वाटर मॉलिक्यूल इसमें रिमूव होता था। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, इसमें पॉलीमर जो के है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का अब हम जिक्र करके इसमें क्या होता है, इसमें पॉलीमर के साथ वाटर मॉलिक्यूल हम ऐड करते हैं। एज अ रिज़ल्ट पॉलीमर जो के है ये मोनोमर में कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोमर में। फॉर एग्जांपल किस तरह, तो इसका सिंपल सा हम उसका वही एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें जिस तरह हमने एग्जांपल लिया था 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जिसने मल्टोज बनाया था। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मल्टोज। अब ये किसका स्ट्रक्चर है, मल्टोज का। सो अगर हम इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, यानी वाटर मॉलिक्यूल में यहाँ पर इस तरह लिखता हूँ HOH। सो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा H और OH में। एज रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। सो ये H जाकर इस O के साथ मिल जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और OH जाकर ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। एज रिजल्ट क्या बन जाएगा, अब ये बन गया यहाँ पर इस O के साथ ये H मिल गया, ये H इसके साथ बन गया, ये OH बन गया। ये बॉन्ड चूंकि इन दोनों के दरमियान ब्रेक हुआ है, सो ये दूसरा मोनोमर हमारे साथ हो, ये OH इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, इस कार्बन के साथ OH बन गया। सो ये वापस जो कि है ग्लूकोज और ये भी वापस ग्लूकोज, इन जिन दो मोनोमर से मल्टोज बना था, पॉलीमर बना था, सो वही पॉलीमर दोबारा उसी मोनोमर में कन्वर्ट हो गया। किस तरह, विद एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के, वाटर मॉलिक्यूल को हमने इस रिएक्शन में ऐड किया तो पहले वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो गई H और OH में। सो H आकर उसी पुराना जो जिससे ये जिस ऑक्सीजन से ये रिमूव हो गया था, इस ऑक्सीजन के साथ ये मिल गया, वापस ग्लूकोज बन गया।
और ये OH जो कि वापस इस कार्बन के साथ मिलकर वापस वो ग्लूकोज मोनोमर बन गया, यानी ये वही G1 एंड ग्लूकोज मालिक्यूल नंबर 2 हो गया, और ये माल्टोज का जो पॉलीमर है दो मोनोमर में कन्वर्ट हो गया। सो ये अपोजिट रिएक्शंस है, उसमें मोनोमर्स जो कि है पॉलीमर बनाते विद रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, पॉलीमर जो कि है इसमें हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, मोनोमर बनते हैं। So these two reactions are very important in biochemistry. One is called condensation reactions and other is the hydrolysis reactions. So इसको याद करना होगा कि condensation और hydrolysis का क्या मतलब है। तो इंशाल्लाह अब हम जो कि हैं कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट से हम स्टार्ट लेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में। इससे पहले जो कि हम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स वगैरह स्टार्ट करते हैं, सो इससे पहले ये चंद बातें कि आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का पता हो, आपको कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस का पता हो, ये बातें चूँकि ज़रूरी थी इसलिए मैंने कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट करने से पहले ये कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस का जिक्र किया। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। सो थैंक यू।